करें। Yes, please. Very, very good afternoon to everyone. Oh, जोश नहीं है. Very, very good afternoon to everyone. Yes, that's great. बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले before starting anything, let me introduce myself. कितने बच्चे मुझे जानते हैं already? Oh, that's great. बहुत बढ़िया. और कितने बच्चे बिल्कुल मुझे नहीं जानते हैं? एक बच्चा, 2, 3, 5. ओके, चलो कम ही बच्चे ऐसे हैं. सो ओके फाइन. सो आई एम CA अरुण सेतिया. ठीक है. सो आई विल बी टेकिंग योर FM एंड अकाउंट्स. ठीक है, फॉर ग्रुप 2, राइट. एंड वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही सब्जेक्ट आर वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको थ्रू आउट द जर्नी. हम लोग जो भी सीखेंगे दैट विल बी ऑल टुगेदर प्रैक्टिकल. ठीक है, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है इसमें. ठीक है, और जो भी हम सीखेंगे समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट भी है इसके अंदर, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस. आई होप आप लोगों का इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों में. नहीं होगा तो हम डेवलप करेंगे, राइट. चलिए, तो पहला जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा. आपका जो पेपर का नाम है दैट इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. हाँ जी, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. तान्या, शिवानी, नेहा, गरिमा, तोयबा, फटाफट से मुझे बताएंगे एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है? येस और नो? हेलो श्रुति, हेलो हेलो हेलो. गुड आफ्टरनून. पहले मुझे ये बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही? चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलिए, तो सबसे पहले ना विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में कैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे. तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको आज पूरा एक डिटेलिंग करने वाला हूँ. ठीक है, पेपर कैसा आता है, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. देखिए, पेपर का नाम है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है हमारा दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द पार्ट नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पेपर. पार्ट 1 जो है हमारा क्या है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और पार्ट 2 क्या है हमारा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट. अब सवाल यहाँ पर ये है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग कि इसमें हमें सीखना क्या है. ठीक है ना, इसमें हमें सीखना क्या है, व्हाट वी विल लर्न इन द एंटायर जर्नी ऑफ FSM. इस पूरी जर्नी में आपको क्या सिखाया जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे. देखिए, पूरा का पूरा ये जो पेपर है ना, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन वन थिंग दैट इज हाउ टू मेक डिसीजंस. हाँ जी, वी विल बी लर्निंग हाउ टू मेक डिसीजंस. आप लोगों को डिसीजन लेना सिखाया जाएगा. आप लोगों को डिसीजन लेना सिखाया जाएगा. चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सोच के बताना. अच्छा, वन थिंग, बिकॉज वी हैव फर्स्ट क्लास टुडे एंड बहुत सारे बच्चे मे बी फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूं कि मेक श्योर दैट द क्लास शुड बी वेरी इंटरेक्टिव. है ना, वन वे नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो. अदरवाइज फिर आप मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना, क्लास शुड बी इंटरेक्टिव. इफ आई एम आस्किंग यू एनीथिंग एंड इफ यू नो द आंसर, ट्राई टू आंसर इट. क्लियर है? डन. चलिए, कौन मुझे बताएगा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है, डू यू थिंक इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस? स्टैटिक मीन्स टू से समथिंग लाइक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि इस चीज का डिसीजन यही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकता. कम ऑन, माय क्वेश्चन इज, क्या ये एक स्टैटिक प्रोसेस है? स्टैटिक समझते हैं ना, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? समथिंग फिक्स्ड, बुकिश, कि भैया ये किताब पे मैंने लिख दिया है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका डिसीजन यही होगा, ये चीजें पूछी जाएंगी तो इसका डिसीजन यही होगा. डू यू थिंक सो? ऑफ कोर्स नॉट. ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता. इसीलिए शायद क्या हर आदमी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अलग है, एंड शायद इसीलिए क्या हम सबके रिजल्ट्स भी अलग है. यस और नो? तो क्या हम लोगों का डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया अलग है और इसीलिए हम सबके रिजल्ट्स भी अलग है. यस और नो? तो ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
ये आपको ये सिखाएगा कि भैया ये किताब है, ये अगर आ जाए तो ये डिसीजन रट लेना, ठीक है, ये आ जाए तो ये रट लेना। डू यू थिंक सो ऐसा कुछ करने वाले हम? या ये आपको एक डेवलप करेगा आपके अंदर सोचने की पावर को? कम ऑन, डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाने वाला है? ये आपको कोई भी एक चीज नहीं बता सकता कि भैया इसका आंसर ये होगा, ये आपको उसकी वेरिएशंस दिखाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ऐसे सोचना है, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ऐसे। तो क्या हम इसको अलग अलग सिनेरियोज में क्या समझते हुए पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने मल्टीपल तरीके हो सकते हैं टू टेक दैट डिसीजन? यस और नो? यस। तो दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद कि इसमें कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, बिकॉज हमने ऐसा पढ़ना ही नहीं है कि बेटा ऐसा है, ये चीज का आंसर ये होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, फिर अदरवाइज ये सब्जेक्ट ही यूजलेस हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए, आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लॉ के अंदर लॉ का टीचर आपको हमेशा बोलेगा कि भैया जो लाइन लिखी है यही है, इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको ये लॉ है। और अगर आप कोई भी चीजें पूछोगे, सर ऐसा क्यों, आपको आगे से रिप्लाई क्या आता है? लॉ है, लॉ में ऐसा लिखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगा, शायद इसका आंसर इससे वेरी करेगा, लेकिन मे बी बोथ आर राइट, मे बी बोथ आर रॉन्ग। ऐसा भी हो सकता है दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द खूबसूरती ऑफ दिस, ये पूरा एंटायर सब्जेक्ट। यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बिफोर स्टार्टिंग कितने बच्चे मुझे एक बार फटाफट से बताएंगे जरा कि ऐसे भी हैं जो ग्रुप 1 देकर आए हैं? पूरा अच्छे से हाथ खड़ा करेंगे। ग्रुप 1 ऑलरेडी देकर आए हैं। अच्छा, और आप में से कितने बच्चे श्योर हैं कि हमारा ग्रुप 1 डन? ऐसे ही देखो, मेरी बात सुनो, ये श्योरिटी तो होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्या गंदी बात करी आपने। ओके, बैक टू द थिंग्स। चलिए, तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट में हमें क्या सीखना है बेटा? डिसीजन मेकिंग। अब सवाल ये है कि एफएम और एसएम, ये दो जो बनाए गए हैं पार्ट्स, एफएम क्या है और एसएम क्या है, तो थोड़ा सा इसको हम ब्रीफली समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग आपको देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू डू अ बिजनेस। बिजनेस कैसे करते हैं? आप ऐसे कितने लोगों को ऐसा है कि यार हमें बड़े होकर बिजनेसमैन बनना है? कम ऑन। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में है कि यार हमें तो जॉब करनी है, जॉब करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि जितने बच्चों ने जॉब करनी है उनका माइंड चेंज हो सकता है आफ्टर गोइंग थ्रू विद एसएम। ठीक है कि नहीं? बिकॉज ये आपको प्योरली धंधा करना सिखाएगा। समझ रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल रहा है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर सको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके अंदर बहुत सारी तरह की स्ट्रैटेजीज आप पढ़ेंगे। मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से ऊपर लेकर आना है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मैं आपको सच्ची बताऊं ना, इसकी वेटेज पे मत जाना कि ये 40 नंबर का पेपर है, बट अगर इसकी वैल्यूएशन में करूंगा ना तो ये 2 लाख का पेपर है। समझ रहे हैं? वैल्यूएशन अगर मैं करूंगा, क्योंकि इसमें हम इतना कुछ सीखेंगे जो शायद आप लोगों को हैरानगी होगी कि इतनी प्रैक्टिकल चीजें हैं कि लाइफ में अगर मुझे कोई काम करना हो तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जितने लोग जॉब भी करेंगे ना, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। रीजन बीइंग, वो हेल्प करेंगे अपने एम्प्लॉयर को किस चीज में, कि आप इस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। डेफिनेटली उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, इसमें एंटायरली आपको पढ़ना है डिसीजंस इन रिलेशन टू फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस। कम ऑन, क्या सीखेंगे हम? फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस लेने सिखाए जाएंगे मुझे, ठीक है ना। अब फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस कौन कौन से होते हैं वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा एंटायर जो है हमारा किस तरीके से ये सब्जेक्ट रन करने वाला है। राइट, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एफएम, ठीक है। विल स्टार्ट विद एफएम एंड देन वी विल मूव ऑन टू एसएम। तो इस तरीके से हम लोग मूव ऑन करेंगे।
इसका जो वेटेज रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दैट विल बी 60 मार्क्स एंड द वेटेज फॉर एसएम विल बी 40 मार्क्स. 60-40 की रेशियो रहेगी. पेपर इज एमसीक्यू. आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो यस, यू कैन स्कोर 90+ इन दिस पेपर वेरी इजीली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 90+ अगर मैं टारगेट करूंगा ना, कि यार कई बार मेरे को लगता है कि कई तो पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंदर टारगेट करना भी यूजलेस होता है, बिकॉज वो वैसा पेपर ही नहीं होता. ठीक है ना. लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो यस, दिस पेपर इज टू दैट लेवल कि जिसके अंदर यू कैन हैव दैट टारगेट कि मुझे इसमें कितने चाहिए, 90+ चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. और अगर आप डे वन से ही जिस चीज को आप सोच लेते हो ना, तो आपका वर्क उसी तरीके से उसके प्रोग्रेस करता है. ठीक है ना. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट डे इटसेल्फ आप इसको ऐसा ही सोचिएगा कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है, इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड आई कैन इजीली गेट 90+ इन दिस पेपर. राइट. चलिए, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो मी. वट एवर आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन, यू नीड टू फॉलो दैट. राइट. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, अब स्टार्ट करने से पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसका सबसे पहले मुझे लिखना है ऑब्जेक्टिव. ठीक है जी. पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे फॉर एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर मैं आपको चैप्टर्स का ब्रेकअप दूंगा कि कौन सा चैप्टर कब, क्यों, कैसे पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. ताकि हम लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये प्रोग्रेस करने वाला है. राइट. चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो लिखिए जरा. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट we will learn how to take decisions in relation to finance. फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उन्हें किस तरह से लिया जाता है. ठीक है. मैं रिपीट करूंगा. फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उन्हें किस तरीके से लिया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे इन द एंटायर जर्नी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. राइट. अब दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर डिसीजंस होते कितने प्रकार के? लेंगे तो हम बाद में. पहले आप हमें ये बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर देयर? तो आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर वन. Types of decisions to be taken in finance. फाइनेंस में कितने तरह के डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं? क्लियर है? चलो आप मुझे बताओ, आपसे स्टार्ट करते हैं. मैं डायरेक्ट लिखवाऊं इससे पहले आई वांट आप अपने दिमाग से निकालो जो आपके अंदर है. चलिए सोच के बताओ, आज अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है ना, मुझे कोई भी, और प्लीज मैंने कहा बुकिश नहीं होना, बिल्कुल भी अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, जो दिमाग में आता है वो आपने बोलना है. ठीक है ना. मेरा क्वेश्चन है, अगर आज मैं आपको ये कहूं कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप मुझे बताओ आपके दिमाग में पहला क्या दिमाग में आता है? इन्वेस्टमेंट. चलो, पहला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट कितनी होगी. दूसरा, एक सेकंड पहले मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं. आप यहां से स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, या पहले आप ये स्टार्ट करोगे कि बिजनेस कौन सा होगा? स्टार्ट कहां से करेंगे हम भी? कौन से बिजनेस में मुझे जाना है ना, कौन से बिजनेस में मुझे जाना है. यानी कि इन सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बोलूं, वे टू इन्वेस्ट. कम ऑन, सिंपल भाषा में बोलूं तो वे टू इन्वेस्ट. सिंपल है ना. कहां पैसा लगाऊं? हाँ जी, पहला डिसीजन. कम ऑन यार, फाइनेंस से रिलेटेड पहला डिसीजन. एवरीवन कम ऑन, वेयर टू इन्वेस्ट. एवरीबॉडी कम ऑन. क्या मुझे अपना पैसा कहां लगाना चाहिए? क्या ये मुझे क्वेश्चन मार्क है? ये सोचना है मुझे.
चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यू हेल्प मी टू टेक दिस डिसीजन। कम ऑन, मैं कैसे पता लगाऊं बिजनेस, कौन से बिजनेस में पैसा लगाऊं, ये मुझे आप हेल्प करो। एक ऐसा बिजनेस जहां पर, अब तू बोल, लेवल ऑफ रिस्क कम हो। कम ऑन, एक ऐसा बिजनेस जहां पर, वेरी गुड। तो आप कहोगे कि सर हम तो एक ऐसे धंधे में जाना चाहेंगे जहां पे रिस्क का लेवल थोड़ा कम हो। वेरी गुड। और कोई? रिस्क कम हो और रिटर्न्स, वेरी गुड। तो कहते हैं भैया हम एक ऐसा बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढेंगे जहां पर मेरा रिस्क कम हो और मेरी रिटर्न्स ज्यादा हो। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यस प्लीज। तो पहला डिसीजन, कम ऑन, पहला डिसीजन, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कम ऑन, क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या सीखना है हमें? वेयर टू इन्वेस्ट। कम ऑन, क्या सीखना है हमें? पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, ये मुझे सीखना है। पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, ये मुझे सीखना है। और ये इतना आसान नहीं होगा कि कहां पैसा इन्वेस्ट करना है। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे वो समझते हैं। क्या हम लोग मार्केट में चेक करेंगे कि कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, फिर उन सभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्या इवैल्यूएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, और जौन से बिजनेस में लेवल ऑफ रिस्क और लेवल ऑफ रिटर्न, क्या हम उसे ऑप्ट करेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? लेट्स से कि मैंने ये डिसीजन लेते समय 4 बिजनेस शॉर्टलिस्ट करे थे और उन चारों बिजनेस में मैंने इवैल्यूएशंस करा, सब कुछ चेक करा, हर बिजनेस का रिस्क चेक करा, हर बिजनेस का रिटर्न चेक करा, एंड आई केम टू अ कंक्लूजन दैट ए इज द ऑप्टिमम वन। कम ऑन, ए इज द, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनल हो गया? बोलो। ठीक है। और फाइनली मेरे सामने कौन सा बिजनेस बाहर आ गया? ए। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें पैसा ए में लगाना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? ए में पैसा लगाना है, ये खत्म हो गई बात। अब मान लेते हैं कि ए में हमें चाहिए 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग इन ए। कम ऑन, अब मुझे बताओ नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा? एवरीबडी फ्रॉम, वेरी गुड। पैसा कहां से आएगा? कम ऑन, पैसा कहां से? अब पता तो चल गया मुझे कहां जाना है, लेकिन उसके लिए फंड कहां से आएगा, क्या ये मेरा सेकंड डिसीजन हो जाएगा? और इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। कम ऑन, क्या बोलते हैं? यस। तो अब आप यहां पे सेकंड नंबर पे लिखेंगे, फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स। फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स, पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स, पैसा कहां से आएगा, ये मेरा अगला टारगेट है। कम ऑन, पैसा कहां से आएगा, ये मेरा अगला टारगेट है। और इसी को हमने टेक्निकली क्या नाम देना है? कम ऑन, वेरी गुड, वी विल बी कॉलिंग इट एज फाइनेंसिंग डिसीजन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब मैं एक सवाल आपसे फिर पूछ लेता हूं। फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय दिमाग में क्या आएगा? चलो पहले तो फाइंड आउट करो भैया तुम्हें दे कौन रहा है। पहले तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि तुम्हें फंड, और वो भी तभी पता चलेगा जब पहले तो तुम्हें ये पता चलेगा कि सोर्सेस कितने हैं। बोलो, हाउ मेनी सोर्सेज आर अवेलेबल जहां से पैसा रेज किया जा सकता है। लेट्स से मेरे को 4 सोर्सेज ऐसे लग रहे हैं जहां से मैं पैसा रेज कर सकता हूं। हाँ जी, कितने सोर्सेज? मेरे सामने 4 सोर्सेज ऐसे हैं जहां से आई कैन रेज द फंड्स। कम ऑन यार, मेरे सामने 4 सोर्सेज ऐसे हैं जहां से मैं पैसा, अब मेरा क्वेश्चन है, चारों से रेज कर लोगे या उसमें भी बेस्ट ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे बताओ? व्हाट इज बेस्ट? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कॉस्ट। कम ऑन, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, क्या सारे सोर्सेज की कॉस्ट फाइंड आउट करोगे? कौन सा वाला बेस्ट होगा जिसका कॉस्ट सबसे, वेरी गुड, कॉस्ट सबसे कम होगा। और कोई? बस कॉस्ट देखोगे? और भी कुछ? और सोचो, खाली कॉस्ट? ओके चलो,
रीपेमेंट भी चलो चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं एक लाइन लिखूंगा, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूं कि भैया वो सोर्स ले लेना जिसमें कॉस्ट भी कम होगा और रिस्क भी कम होगा। हाँ जी, जिसमें कॉस्ट भी कम होगा और, तो कई बार मेरे से कई बार बच्चा यहाँ पे ना अटक जाता है, कह रहा है सर कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? कैसा सर रिस्क का है? कहा आप तो पैसा ले रहे हो, रिस्क तो देने वाले का होता है जो देता है। भाई आप तो बोरो कर रहे हो। अच्छा एक बात और, तुमने मुझे पैसा दिया, रिस्क किसने लिया? मैंने लिया रिस्क बोरो करते समय, या आपने रिस्क लिया मुझे पैसा देते समय? कम ऑन यार, एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस। मैंने क्या बोला समझ रहे हैं? अगर मैं आप सबको बोलूं कि मुझे 1-1 लाख रुपया दे दो, ठीक है जी, और मेरे पास 100 करोड़ इकट्ठा हो गया, मेरा क्वेश्चन है रिस्क किसने लिया? लेकिन मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, वहां से पैसा बोरो करो जहां पर कॉस्ट भी कम हो और आपको नहीं लगता कि सर आप गलत साइड पे खड़े हो? रिस्क तो इन्वेस्टर का था, आपका थोड़ी ना था। ये क्या आपने लिख डाला? कम ऑन यार, एनीबॉडी कैन आंसर दिस लाइन। लेकिन लाइन यही है, लिखना पड़ेगा ये। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा? कम ऑन। लीगल था, आप सारे बच्चों ने दिया मेरे को, और सबके पास व्हाइट मनी था, लीगल था वो। तो वही तो कह रहा ना, वो तो तेरा रिस्क है। ये बोलिए लड़की ने बात। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी से पैसा रेज करना और डेट से पैसा रेज करना, वेयर यू हैव ऑब्लिगेशन, कहां पे ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन टू रीपे प्रिंसिपल। क्या दोनों ऑब्लिगेशन डेट के साथ जुड़े हुए हैं? कम ऑन। So where you think that you are taking risk, debt or equity? Yes. So when I say risk should be low, what does it mean? कि आप अगर डेट से ज्यादा पैसा रेज कर रहे हो, मतलब you are increasing your obligation, and when you are raising your obligation, that means you are increasing your risk. Are you understanding? इसका मतलब कोशिश करो क्या पैसा सारा डेट से रेज करो, सारा इक्विटी से रेज करो, या कुछ बेटर कॉम्बिनेशन बनाओ जहां पर कॉस्ट भी कम आए और रिस्क भी कम आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, कि अगर कंपनी ज्यादा डेट रेज करेगी, आपको मालूम है प्रैक्टिकली डेट सस्ता होता है। डू यू नो दिस? डेट एज कंपेयर टू इक्विटी सस्ता होता है। सोचो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही वाला पैरामीटर बोल देता, तो फिर आंसर बड़ा सिंपल हो जाता है। बताओ क्या, कि सारी कंपनियां पैसा कहां से रेज करें? डेट से रेज करें। अगर मैं सिर्फ ये पैरामीटर फिक्स कर दूं कि भैया आपको सिर्फ ध्यान रखना है कॉस्ट शुड बी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कॉस्ट कम होना चाहिए। कम ऑन यार, अगर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, तो फिर तो यार डिसीजन मेकिंग सिंपल हो गई। फिर तो आंख बंद करके सबको क्या बोलोगे? भाई जब तेरे को पैसा चाहिए मार्केट से डेट उठा, जब तेरे को पैसा चाहिए मार्केट से क्या उठा ले। लेकिन बाय डूइंग दैट आप कॉस्ट तो कम कर रहे हो, बट क्या आप अपना ऑब्लिगेशन बढ़ाते जा रहे हो? एंड इंक्रीजिंग योर ऑब्लिगेशन क्या इंक्रीजिंग योर रिस्क? तो इसीलिए उसने क्या बोला कि खाली अगर हम इस पैरामीटर को दिमाग में रखेंगे ना, तो फिर हम गलत डिसीजन ले लेंगे। तो क्या हमें इसको भी दिमाग में रखना होगा? तो कोई मुझे बताएगा यहां पे रिस्क से मेरा क्या मतलब है? यस, तो मैं आपको थोड़ा सा ना रिस्क को और अच्छे से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना क्या होता है। रिस्क भी दो तरह की होती है। ये वाली जो रिस्क है ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, और ये वाली जो रिस्क है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन सी रिस्क कम होनी चाहिए? यस, और फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल रिस्क कम होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन। ये वर्ड दोनों रिस्क है, लेकिन एक का मतलब है ऑपरेशनल रिस्क और दूसरा कौन सा है? फाइनेंशियल रिस्क। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे, हाँ जी, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय
एवरीबडी, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय फाइनेंशियल रिस्क शुड बी अंडर कंट्रोल एंड कॉस्ट शुड बी लीस्ट. कम ऑन. एंड इन्वेस्टमेंट करते समय ऑपरेशनल रिस्क अंडर कंट्रोल होना चाहिए. और वेरी गुड. क्या रिटर्न शुड बी. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन. कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट. कम ऑन. वेरी वेल डन. तो आपको दो डिसीजन पता चल गए. कौन कौन से हैं फटाफट से बताओ. पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा लेट्स से मैंने डिसीजन ले लिया. ये भी लेट्स से मैंने फंड ए से पैसा बोरो कर लिया. ठीक है ना. मैंने बोरो भी कर लिया और मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया. बोरो भी कर लिया और इन्वेस्ट भी कर दिया ना. व्हाट विल हैपन. कम ऑन. बिजनेस, धंधा शुरू. कम ऑन. आपने पैसा भी बोरो करा, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, सब कुछ चालू हो चुका है. अब मुझे बताओ, क्या रिटर्न आनी शुरू हो गई. रिटर्न आनी शुरू हो गई. क्या करोगे अब. रिटर्न आ रही है, अब क्या करना है बताओ. कम ऑन. रिटर्न आनी शुरू हो गई है, पैसा आना शुरू हो गया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया. व्हाट टू डू नेक्स्ट. खत्म. शादी करो, बीवी बच्चे पालो, खत्म. बंगला मकान सब ले लो. जल्दी बोलो. या ग्रो भी करना है. ग्रो करना है ना. तो आपके पास चॉइस होगी. बताओ क्या. जो भी प्रॉफिट आ रहा था, वेरी गुड, या तो उस प्रॉफिट को रिटेन करो, री इन्वेस्ट करो, या डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज. और इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन. कम ऑन. क्या बोलते हैं. तो लिखिए तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन का नाम क्या है. डिविडेंड डिसीजन. सारे बोलेंगे क्या नाम है इसका. डिविडेंड डिसीजन. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन इज ऑल अबाउट. क्या होता होगा इसमें. जो भी मैंने कमाया, वट एवर आई अर्नड फ्रॉम द बिजनेस, शुड आई रिटेन्ड एंड री इन्वेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड. तो लिखिए डिविडेंड डिसीजन. in this we need to decide whether to invest or distribute dividends whatever we earned from the business. आपने अपने बिजनेस से जो भी कमाया, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड्स. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं. सो दैट विल बी कॉल्ड एज, कम ऑन, क्या. डिविडेंड डिसीजन. क्या सबको क्लियर है जी. तो तीन मेजर डिसीजन है. एक बार फटाफट से दोबारा बोलेंगे. नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन. वेरी गुड. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बताना ये कौन सा डिसीजन है. वेयर टू इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स, वट एवर आई अर्न, व्हाट टू डू. डिविडेंड डिसीजन. क्लियर है या नहीं. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एवरीबडी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपके हिसाब से जब भी हम कोई डिसीजन लेते होंगे लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते समय, क्या सामने गोल होना चाहिए या नहीं. यार डिसीजन कोई ऐसा होता है एडहॉक, कुछ भी दिमाग में आया ले लोगे, या दिमाग में एक गोल है मेरे सामने. क्या लाइफ में कुछ तो गोल है ना. बोलो. तो क्या बिल्कुल उसी प्रकार फाइनेंस में भी डिसीजन लेने के लिए क्या हमारे सामने क्या होने चाहिए. गोल्स होने चाहिए. कम ऑन. क्या होने चाहिए. तो अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 2. टाइप्स ऑफ गोल्स. Types of goals while taking decisions. Types of goals while taking decision.
डिसीजन लेते समय क्या हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा? याद रखना, अगर आपके सामने गोल नहीं है तो आपका डिसीजन 100% गलत। क्लियर है? नहीं? अच्छा, गोल दो तरह के होते होंगे, एक शॉर्ट टर्म और एक शॉर्ट टर्म और एक। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? सोच के बताना। आप जैसे ही कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना, जैसे ही आप सीएस बन जाओगे, तो आई एम श्योर कि आपके सामने ऑप्शंस आएंगी। डू योर ओन बिजनेस, या आप जाके किसी फर्म को ज्वाइन कर लो और आपको डे 1 से ही आपको फिक्स हो जाएगा कि भैया मुझे इतना पैसा मिलना ही मिलना है। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मे बी आपको 2-3 साल और मेहनत करनी पड़े टू स्टेबलाइज दैट बिजनेस, और शायद 2-3 साल के बाद रिटर्न आए। ऐसा हो सकता है? सोच के बताना। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मांग मांग के, घर वालों से पैसे मांग मांग के थक चुके हैं, नहीं कि भैया अभी भी फीस दे दो, फीस दे दो। तो उनके ना अंदर से ना भरे पड़े हैं वो, नहीं तो उनको जैसे सीएस बनेंगे ना, दे आर जस्ट लाइक ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई एक बार डिग्री हाथ में आ जाए। नहीं, अपनी ख्वाहिश से अंदर दबा के बैठे हुए हैं, फीसों से इतनी बात खत्म हो पा रही है, इनसे लग्जरी कहां मांगेंगे, है कि नहीं? और फीसों के लिए भी हमें अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है कि भैया हाँ बेटा क्या हुआ इस बार, तो वो हर 6 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ती है। तो अभी जब, और अगर रिपोर्ट कार्ड पॉजिटिव हो तो चलो फिर बंदा लग्जरी की तरफ जाए, और अगर वो गलती से नेगेटिव हो जाए तो बंदा कहता है बेसिक से भी जाता है। तो प्रॉब्लम कहां पे, इतना ज्यादा बच्चा भर जाता है कि वो जैसे ही, तभी मैंने ये क्वेश्चन आते ही पूछा था कि आप धंधा करोगे, बिजनेस करोगे या सैलरी, तो बहुत सारे बच्चों ने सैलरी बोला। भरे हुए बच्चे होते हैं। कह रहे भैया भैया बहुत हो गया, अभी इसके बाद 3 साल और मेहनत करेंगे। कैसी बात कर रहे हो भाई? जाते ही जॉब करेंगे, पहला सैलरी का चेक लेना 60-70 हजार रुपए का, स्टार्टिंग में जो मिले 2-4 महीने पहले अपनी सैलरी आराम से खाएंगे, ख्वाहिश पूरी करेंगे, फिर देख लेंगे, धंधा भी सेट कर लेंगे, पूरी कौन सी जिंदगी जा रही है गई। यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, चलो बताओ अब शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है? अगर मेरी सोच शॉर्ट टर्म है, भाई मेरे को पैसे चाहिए यार, मेरे को नहीं मालूम भाई, मैं तड़प रहा हूं, कमॉन कमॉन, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म है तो डिसीजन जॉब कर लो। कमॉन, गोल तो डिसीजन जॉब कर लो, क्योंकि जॉब जैसे ही एंटर करोगे, क्या 30 दिन बाद चेक कंफर्म है? सर लॉन्ग टर्म बड़ा सोचता हूं सर, एम्प्लॉयर बनूंगा सर, नीचे रखूंगा लोगों को। सोच छोटी है बड़ी है? तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना। कम ऑन, यस। तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। यहां पर आप अपनी प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करोगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, एक बार ही सेट हो गई, सर मैं एम्प्लॉयर बनूंगा, 12 बजे जाऊंगा, 4 बजे घर वापस, बीवी बच्चों के साथ मजे मारूंगा, इंटर्न्स को बोलूंगा बेटा जाके फाइल करके आ। कम ऑन यार, हर बंदे का अपने अपने है ना गोल्स। यस प्लीज। लेकिन वो सपना बहुत अच्छा है 12 से 4 का, लेकिन क्या उसके लिए पहले 5-7-10 साल घिसना पड़ेगा? अगर घिसने को तैयार हो तो वो लॉन्ग टर्म है। कम ऑन। और अगर सोच है कि भैया मेरे को इमीडिएट चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। कम ऑन। तो बिल्कुल उसी प्रकार क्या फाइनेंशियल डिसीजन में भी गोल्स होते होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होते होंगे, कुछ। वेरी गुड। तो अब यहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं उनको टेक्निकली नाम दिया गया है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म गोल को इन्होंने नाम दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कम ऑन, क्या नाम दिया? और लॉन्ग टर्म गोल को नाम दिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कम ऑन, क्या नाम दिया? यस। तो जब हम टेक्निकली पूछेंगे हाउ मेनी गोल्स डू वी हैव व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन, तो वी हैव 2 तरह के गोल्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक, वेरी गुड, सारे बोलेंगे, एक शॉर्ट टर्म और एक। शॉर्ट टर्म गोल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और लॉन्ग टर्म को? तो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और एक, वेरी गुड। तो अब लिखेंगे जरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में टाइप्स ऑफ गोल्स के अंदर, हाँ जी, टाइप्स ऑफ गोल्स के अंदर एक में लिखेंगे शॉर्ट टर्म और एक में लिखेंगे लॉन्ग टर्म। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। जो शॉर्ट टर्म गोल होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और वर्कआउट कर लेता हूं। जो कंपनी इनिशियल फेजेस में होती है, बिल्कुल नई कंपनीज खुलती हैं, उनको पहले ना सस्टेन करना बहुत चैलेंज होता है। अगर वो सस्टेन कर जाएंगी तो फिर वो आगे भी सोचेंगी। तो हमेशा याद रखना, नई कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि उनको, अगर उनके पास प्रॉफिट्स नहीं है तो वो सैलरी नहीं दे पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। तो इनिशियल लेवल पे जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हम लोग यही प्लान करते हैं कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि एटलीस्ट एक प्रॉफिट आए जिससे हम लोग अपने खर्चों को निपटा सके। गेटिंग द पॉइंट? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है, ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। समझ रहे? शॉर्ट टर्म समझ रहे ना, बहुत इनिशियल लेवल गोल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ना बहुत बड़ी कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना है, तो आपका गोल लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। और फिर वहां पर क्या आएगा? तो इसमें ना हम एक वर्ड यूज करते हैं, अर्निंग पर शेयर। कम ऑन, क्या वर्ड यूज करते हैं? और यहां पर हम लिखते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अगर कोई कंपनी अर्निंग पर शेयर पे काम कर रही है, हाँ जी सारे बोलेंगे, अगर कोई कंपनी किस पे काम कर रही है? जैसे मैं आपको ना ऐसी सिचुएशंस दूंगा जहां पे मैं आपसे पूछूंगा बताओ ए बेटर है या बी बेटर है। मैं आपसे पूछूंगा ए बेटर है या बी बेटर है, दो प्लान है, दोनों में से बताओ बेटर क्या है। तो आप मुझसे एक सवाल पूछ लेना, सर पहले कंपनी का गोल बताओ। मैं बताऊंगा कंपनी का गोल शॉर्ट टर्म है, तो फिर दोनों में से बेटर क्या होगा? जहां पे ईपीएस ज्यादा आएगा। कमन, जहां पे। और जब मैं बोलूंगा कि कंपनी का गोल लॉन्ग टर्म है, तो आप क्या बोलोगे? जहां पर मार्केट प्राइस ज्यादा आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जहां पर, चलो छोटे लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा ना बुक्स से बाहर आ जाना, ठीक है ना। बुक्स से जब तक बाहर नहीं आओगे आप, यू विल नॉट एंजॉय द सब्जेक्ट। आपको बुकिश बिल्कुल भी नहीं होना, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताना। रिलायंस इंडस्ट्रीज को ना मान लो 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 100 करोड़ रुपए रेज करना है, ठीक है जी। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो डेट रेज कर सकती है, डेट रेज कर सकती है, या फिर वो इक्विटी से पैसा रेज कर सकती है, ठीक है ना। या वो डेट रेज करेगी या फिर वो इक्विटी से पैसा रेज करेंगे। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जियो जो है वो अपना आईपीओ लाने वाला है, क्योंकि जियो अब वो एक सेपरेट यूनिट बनाकर उसके अंदर अलग से नया एक आईपीओ लेकर आएंगे, कुछ इस तरह का प्लान चल रहा है, बिकॉज वो एक्सपेंशन की डिस्कशन हो रही है। अब अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जियो के एक्सपेंशन में फंड्स चाहिए होंगे, और फंड्स के लिए दो तरीके हैं, या तो फंड्स डेट से रेज कर लिया जाए या फिर उसका एक आईपीओ ले आए और इक्विटी इशू कर दी जाए। यस और नो? मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। अगर कंपनी डेट रेज करती है, नो डाउट अबाउट इट, क्या डेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसकी कॉस्ट कम आएगी? बोलो कॉस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम क्या डेट को रेज करना क्या कंपनी का रिस्क बढ़ाता है? कम ऑन, कंपनी का। अच्छा, जब रिस्क बढ़ाता है तो जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं वो खुश होंगे ऐसी कंपनी में रहकर जहां पे रिस्क बढ़ता जा रहा है, या वो पैनिक करेंगे? और जब वो पैनिक करेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेंड, क्या क्या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट हैपेंस नाउ, अगर कंपनी पैसा डेट से रेज कर रही है, इसका मतलब क्या कंपनी अपनी कॉस्ट तो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन क्या वो शेयर होल्डर को नाराज कर रही है? और इससे क्या स्टेक होल्डर्स का जो प्राइस है, देखो जब स्टेक होल्डर नाराज होता है तो वो शेयर होल्ड करेगा या सेल करेगा? और जब वो शेयर बेचेगा तो क्या उसका प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आएगा ना मार्केट में, तो शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे बस इतना बता दो, अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो कंपनी ने मार्केट प्राइस को ध्यान में रखा है या प्रॉफिट्स को? क्योंकि मार्केट प्राइस तो गिरा दिया आपने। तो ये वाला जो प्लान था, क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म प्लान है।
लेकिन अगर कंपनी किस में चली जाए, इक्विटी में चली जाए, तो मुझे बताओ क्या कंपनी ने रिस्क लिया या लिया ही नहीं? रिस्क नहीं लिया। हालांकि इक्विटी का कॉस्ट डेफिनेटली डेट से, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे, लेकिन क्या वन थिंग इज वेरी श्योर, क्या इसका मार्केट प्राइस फॉल नहीं होगा, ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब कंपनी के पास दोनों चॉइसेस होती हैं, रिस्क लेना है या नहीं लेना। अगर कंपनी रिस्क लेती जा रही है कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में, तो नो डाउट प्रॉफिट तो वो बढ़ा रही है, लेकिन क्या शेयर होल्डर को नाराज कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कंपनीज के गोल्स बहुत क्लियर होते हैं कि उन्हें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जाना है, तो वो कभी भी कोई भी डिसीजन प्रॉफिट के एंगल से ना लेकर क्या शेयर होल्डर के एंगल से लेते हैं। चलो अब मैं आपको सिचुएशंस दे रहा हूं, आप मुझे बताना ये कंपनी का विजन क्या था। रेगुलर डिविडेंड पे करना, ये कंपनी का विजन क्या है? जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, बताओ उसका गोल क्या है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ? वो वेल्थ पे काम कर रही है। कम ऑन, वो किस पे काम कर रही है? वेल्थ मैक्सिमाइज। वो कह रही है कि भैया ये सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम टाइम टू टाइम डिविडेंड्स देंगे, ठीक है ना, ताकि इन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा तो इनको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ रेगुलर वे में मिलना चाहिए। तो क्या ऐसी कंपनी से शेयर होल्डर हमेशा जुड़ा रहेगा? इनफैक्ट क्या उसको जब मौका मिलेगा वो और बाय करने की कोशिश करेगा? तो इसका मतलब दिस इज एक्चुअली बेसिकली विद दोस कंपनीज जिनका लॉन्ग टर्म गोल है। कम ऑन, जिनका क्या है? वेरी गुड। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत बढ़िया जगह पे सैलरी ले रहे थे, आईपीएस ऑफिसर। ही वाज गेटिंग अ सैलरी समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीस पर मंथ। ही लेफ्ट दैट सैलरी और उन्होंने क्या करा, वहां पे क्या कहते हैं, धरने में जाके बैठ गए। धरने में बैठ गए नहीं, 2 लाख रुपए पर मंथ का जो लॉस हुआ। अभी भी अगर आप पुरानी वाली फोटोज देखोगे तो उसके अंदर उनको लाठियां भी बहुत पड़ी हैं। तो बहुत लोगों ने उस समय बोला था क्या कि यार कहां आईपीएस ऑफिसर 2 लाख की सैलरी लेके बैठा हुआ था, कहां आज पुलिस वालों की लाठियां। उन्होंने खाई। विजन क्या था? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म विजन था। अभी क्या है कि क्या कहते हैं, 40,000 करोड़, 2 लाख, हम लोगों को लगा भाई 2 लाख पर मंथ की सैलरी छोड़ दी, पर उनका विजन क्या था कि भैया दिल्ली का बजट 40,000 करोड़ का साल का। तो मेरे दिमाग में तो ये है कि भैया मेरे को 2 लाख से कुछ नहीं होगा, मेरे को कितने अमाउंट के ऊपर बैठना है, वो भी सालाना। नहीं समझ आया? तो छोटी सोच थी ना हमारी नहीं, तभी तो हमारे में से कोई भी लोग सीएम नहीं बन पा रहे। सीएम पीएम बनने के लिए गोल बड़ा करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा ना। विजन बड़ा होगा तभी तो सब कुछ बड़ा मिलेगा। बट यहां पे रिस्क भी था। रिस्क तो होता ही है, लॉन्ग टर्म गोल में रिस्क भी तो होता है। सोचो नहीं बनते तो 2 लाख भी जाते, डंडे भी खाए, कुछ हुआ ही नहीं, है कि नहीं? तो हम वही लोग हैं जो पहले वो चीज सोच लेते हैं, नहीं बने तो तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारी सोच बड़ी शॉर्ट टर्म रहती है, अबे भाई आज जो आ रहा आन दो, बाद में देख ले। अच्छा कई लोग तो अब ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे अब तो जिंदगी का पता नहीं है, कोरोना चल रहा है तो क्यों 10 साल के बाद का फ्यूचर देखना है, पता ही नहीं है कल लाइफ है नहीं है, नहीं? तो ऐसे भी लोग बातें करते हैं। एनीवेज, सो 3 चीजें मैंने बताई इस पूरे अभी तक जो भी हमने पढ़ा। एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? समथिंग वेयर वी नीड टू लर्न अबाउट हाउ टू टेक इन रिलेशन टू फाइनेंस। और व्हेन आई टेक टाइप ऑफ डिसीजन, तो 3 तरह के डिसीजन दिमाग में आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा वेरी गुड, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है जी, 3 तरह के डिसीजन हमारे दिमाग में आते हैं। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंसिंग। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि कोई भी डिसीजन लेते समय क्या गोल सामने होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के सामने गोल्स नहीं है, सारे बोलेंगे जिन लोगों के सामने वो डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्या उनको पहले गोल सेट करना पड़ेगा। उनको पहले अपना, और गोल 2 तरह के, शॉर्ट टर्म और अगर मेरा गोल शॉर्ट टर्म है, अगर मेरा गोल, तो क्या मेरे दिमाग में प्रॉफिट चल रहा है, मेरे दिमाग में, और अगर लॉन्ग टर्म है तो मेरे दिमाग में वेल्थ चल रही है। क्या चल रही है? नेम एंड फेम चल रहा है। यस प्लीज। आपने हैव यू हर्ड अबाउट फिजिक्स वाला अलक पांडे? एनीबॉडी? आइकॉनिक कंपनी बनी है या तुम्हें पता ही नहीं है? कमाल कर दी तुमने। 8,000 करोड़ की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो एजुकेशन कंपनी है।
8,000 करोड़। कैन यू थिंक अबाउट इट? सुनो ध्यान से क्या हुआ। 2017 में ही स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो लोगों को लगा भाई क्या कर रहा है ये, सुबह से आके रात तक पढ़ाता रहता है, क्या मिल रहा है इसको, ऐसा सोच तो आती है ना। हाँ, तो पढ़ाते रहे फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में। 2017-18 किसी को नहीं मालूम था कोरोना आने वाला है। कोरोना जब आया तो यूट्यूब बहुत फेमस हुआ। सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ? और उससे ज्यादा फेमस हुए यूट्यूब पे काम करने वाले। यस और नो? तो लॉटरी लगी उन सभी लोगों की जो यूट्यूब पे काम कर रहे थे। बोलो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि ही स्टार्ट उसने थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करना शुरू करा। ओके फाइन, जब पब्लिक बहुत ज्यादा आ गई तो ही ओके फाइन थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ही फिक्स्ड एट 499 रुपीज, देन 1000 रुपीज, 1500, 2000, ऐसे करते करते नाउ हिज करंट फीसेस फॉर IIT जी, जिसके लिए VMS वगैरह बाकी इंस्टीट्यूट आर चार्जिंग 3 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर and he is charging 5300 rupees along with books for entire course. 4500 rupees without books, 5300 with books. ठीक है, so क्या हुआ कि the day he opened his registration तो 2 लाख बच्चों ने बाय कर लिया। करो मल्टीप्लाई। तो अभी क्या हुआ, ये तो था बैच 1, ऐसी बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, इस तरह से बड़े सारे बैचेस बने। सो अभी 3 दिन पहले न्यूज में आया कि द फर्स्ट कंपनी जो कि आइकॉनिक कंपनी की लिस्ट में है, एंड दैट कंपनी हैज क्रॉस्ड 8000 करोड़। तो नेटवर्थ जो है उसकी 8000 करोड़ पे चली गई है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विजन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तुम कहाँ पैसे गिनने लग गए? तुम्हारे को तो मैं विजन पढ़ा रहा हूं, तुम कहाँ चले जाते हो? तुम्हारे को जो चीज समझा रहा हूँ वहां नहीं, तुम्हारे तो वहां कैलकुलेशन, सारे बंदे ने कैलकुलेटर लगे हुए हैं 45 मिनट। तो तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हारे को तो इस पे आ जाओ वापस। गोल क्या था? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, जब हम लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं और अगर हमारा नेम एंड फेम एंड वेल्थ बढ़ जाए तो क्या प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट आता है? प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट आता है। इसका मतलब वेन एवर यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, क्या कीपिंग इन माइंड प्रॉफिट आई शुड टेक द डिसीजन? कम ऑन, मेरा डिसीजन लेते समय दिमाग में ये होना चाहिए यार प्रॉफिट पहले या प्रॉफिट विल कम बाय डिफॉल्ट। अभी क्या हो रहा है, अब क्या होता है कि जब आप इतने बड़े ब्रांड बन जाते हो तो क्या होता है, जब इतने लोगों का आपके पास क्रंच आ जाएगा तो आप समझो 2 लाख लोग, 3 लाख लोग अगर आपका कोर्स बाय कर रहे हैं तो आपके लिए 100 रुपए इंक्रीज करना इज वेरी इजी, वेरी इजी। और जैसे आपने 100 रुपए इंक्रीज करा तो 2 करोड़ रुपए इनकम बढ़ गई। नहीं समझे? 1000 रुपए बढ़ दिया तो अच्छा, 1000 रुपए भी क्या फर्क पड़ रहा है उनको? जहां 3 लाख है वहां पर 4500 भी कम है, 5500 भी कम है, 6500 भी कम है। बोलो, तो कंपैरिजन नहीं है ना भाई, इतना बड़ा गैप है। तो सोचो अब ये गैप भरने के लिए उनके पास कितना मौका है। लेकिन अब सोचो सिर्फ 1000 रुपए फीस बढ़ाई, 2 लाख लोग करो, रुक क्यों गए? हाँ, यही चीजें मुझे सिखानी है आपको। दिस इज फाइनेंस, समझ आ रही है? यही फाइनेंस सीखना है आपने। और ये डिसीजन देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, है ना, पूरे। और फर्स्ट ग्रुप जितने बच्चों करके आए तो लॉ 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 भाई साहब नहीं डुबकियां मार के आए हैं लॉ के अंदर। ग्रुप टू जो है हमारा, ये लॉ नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। बच्चा कहते नहीं सिक्योरिटी लॉ है ना, तो नहीं, गलत जा रहे हो आप। सिक्योरिटी लॉ भी लॉ नहीं है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन ICDR, LODR ये पोर्शन है जो आपको अगेन लॉ की फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज उसके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है बहुत, जिनको मजा आता है, हाँ नहीं मुझे सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में। यस, तो आई एम टेलिंग यू कि स्टॉक मार्केट के बारे में, चलो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात हो रही है तो
लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई डोंट नो आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम, दैट आई हैव माई अनदर वेंचर बाय द नेम ऑफ रोरिंग बुल्स अकेडमी, वेयर वी डू ओनली वर्क फॉर द स्टॉक मार्केट। ठीक है ना, जिसमें हम सिर्फ स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड एवरीथिंग। और पैरेलल में आपने देखा होगा रूम बना हुआ है, यू मस्ट हैव सीन ओवर देयर। तो दिस इज द प्लेस जहां पर हम लोग जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये भी नहीं मालूम होगा डीमैट अकाउंट क्या होता है, खोलना कैसे है, बंद कैसे करना है उसको, शेयर कैसे खरीदते हैं, शेयर कैसे बेचते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम होगा ना। तो इफ यू रियली वांट टू लर्न इट, अगर आप सीखना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को कुछ चार्ज नहीं करूंगा, घूर मत। इसी कोर्स के अंदर, ठीक है ना, मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और आपको मालूम होगा शायद सिक्योरिटी लॉ के पेपर के अंदर 30 मार्क्स का एक कंटेंट है, शायद नहीं मालूम होगा, 30 मार्क्स का एक कंटेंट है जो कि ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट है, ठीक है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू टेक दैट 30 मार्क्स पेपर, मैं लूंगा आपका, जिसके अंदर मैं सिर्फ यहां पर आपको काम करना सिखाऊंगा। आपको बुक में क्या लिखा है अपने आप आ जाएगा, बुक में क्या लिखा है पढ़ना ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। यहीं पे हम आपको सिखाएंगे क्या होता है ये, क्लियर है या नहीं। और सबका डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे हम यहां पर, फ्री वाला, पैसे वाली कोई बात ही नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। तो फ्री वाला डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, जिसमें पैसे ना देने पड़े। और आप लोगों को एक दिन ऐसा भी हम लोग करा करेंगे, वी विल फिक्स वन डे, इफ यू कैन कम अप विद योर लैपटॉप एंड एनीथिंग इफ यू हैव, ठीक है, नहीं भी होगा तो आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे। सो वहां पर अगर आपका डीमैट अकाउंट जब खुल जाएगा तो आप बैठिएगा विद योर लैपटॉप, आई विल शो यू द लाइव मार्केट्स, हाउ इट इज एक्चुअली बीइंग वर्किंग, एंड आई विल शो यू द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कि किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग कोशिश करेंगे आपको इसी कोर्स के अंदर ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी चीजों को एनहांस कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, ओके फाइन। तो आई होप यहां तक अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। ऊपर लिखिए जरा सारे, so the first official chapter we are going to start with, ठीक है। पहला ऑफिशियल चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा। एंड द गुड थिंग इज कि यू विल नॉट फाइंड दिस चैप्टर इन योर बुक, मतलब आईसीएसआई के मॉड्यूल में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के बिना आप एफएम में कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ये भी श्योर शॉट है, क्लियर है। तो ये चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा मैं कि ये पेपर में आएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बेस है पूरे फाइनेंस का। अगर ये चैप्टर आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना, अगर ये चैप्टर नहीं आता तो डेफिनेटली हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्लियर है, राइट। तो ऊपर एक हेडिंग डालनी है, चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफिशियली। नेम ऑफ द चैप्टर इज TVM, TVM, it's time value of money। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टू मेक श्योर कि आपको लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे एक बात बताओ, टाइम को छोड़ देते हैं, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी, कौन सा शब्द? बस वैल्यू ऑफ मनी पे काम करना है हमें, राइट। ध्यान से सुनिएगा जरा। वैल्यू ऑफ मनी का पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सर मैं ना आज से 2 साल पहले बताना मैंने क्या बनाया है, गंदा बनाया है वैसे। समोसा है ये, सुनो ध्यान से।
10 रुपए का समोसा 2 साल पहले इतना बड़ा आ रहा था, यहीं पे कहीं मिलता था। फिर मैं दोबारा खरीदने गया, समोसा आज भी 10 रुपए का था, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। ये हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू, 10 रुपए की वैल्यू। पहले मिलता था 10 रुपए में बड़ा समोसा, आज मिलता है 10 रुपए में छोटा समोसा। तो मेरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है या गिर गई? वैल्यू ऑफ मनी कैसे पता चला? वैल्यू ऑफ मनी गिर गई। क्यों? समोसे का साइज छोटा हो गया ना। कम ऑन यार, समोसे का साइज और साइज छोटा हो गया तो क्या वैल्यू गिर गई? क्या सेम पैसे लेकर आई एम गेटिंग लेसर क्वांटिटी? क्या विद पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस? कम ऑन, वैल्यू ऑफ मनी, अगर मैं बोलूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज वैल्यू? टाइम वैल्यू नहीं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ अ रूपी व्हाट यू कैन गेट इज द वैल्यू ऑफ मनी। 1 रुपए के बदले में जो तुम्हें मिलता है, क्या वही उस पैसे की वैल्यू है? कम ऑन यार, आज तेरी जेब में 100 रुपए हैं, तू जो 100 रुपए का खरीद सकता है, क्या वही 100 रुपए की वैल्यू है? बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट यू कैन गेट इन एक्सचेंज ऑफ दैट रूपी इज द वैल्यू ऑफ मनी। कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? बट जब मैं ये लाइन बोलता हूं, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस, आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? बताओ, इस एग्जाम्पल को फिट करो। Why I am saying value of money decline with passage of time? Come on, with the same amount. Come on, with the, I am going to get the lesser quantity. Come on, I am going to get the, तो क्या it is an example where I can say that value of money declines with, are you understanding? बोलो, तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, value of money declines with passage of time. पैसे की वैल्यू डिक्लाइन करती है विद पैसेज ऑफ टाइम। गेटिंग द पॉइंट? और ऐसा कोई मुझे बताएगा, रीजन कोई देगा? रीजन, 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 वेरी गुड, इन्फ्लेशन। और इसमें एक चीज और ऐड कर दो, with same amount we get lesser quantity। जब आप सेम पैसे लेकर जाते हो और आपको कम क्वांटिटी मिलती है, तो इसका मतलब होता है दैट वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्लाइनिंग। कम ऑन, वैल्यू ऑफ मनी इज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। एक तो ये बात हो गई, अब एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक और है हमारे यहां पे समोसे बेचता है, उसने साइज नहीं घटाया ना, ना क्वालिटी भी सेम, उसने रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब जो समोसा पहले मिलता था 10 रुपए का, सेम समोसा आज मिलता है 25 रुपए का। मेरा क्वेश्चन है, क्या यहां पर भी आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्लाइनिंग? ये बच्चे को ना एग्जाम्पल कई बार क्लिक नहीं करता, मैंने इसीलिए 2 एग्जाम्पल दिए थे। पहला वाला ना बड़ी जल्दी क्लिक कर जाता है, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 7 दिखा देता हूं, क्वांटिटी गिर गई, तो बच्चे को लगता है हाँ गिरी, मतलब वैल्यू गिरी। यहां बच्चे को लगता है कहां गिरी, 10 से 25 हो गई, कहां गिरी? कम ऑन, यहां पे कैसे बोलेंगे गिरी? हाँ, सेम क्वांटिटी पाने के लिए नाउ वी हैव टू पे मोर मनी। इसका मतलब क्या ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं, आज का 25 रुपए और 2 साल के पहले का 10 रुपए, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? कम ऑन यार, आज का, तो इसका मतलब आज 25 रुपए खर्चने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो वैल्यू मिलेगी जो हमें 10 रुपए में मिलती थी आज से 2 साल पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है?
वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस अगेन। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या बोला, सेम क्वांटिटी पाने के लिए वी हैव टू पे मोर। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? बोलो। अब जैसे दूध आता है, अब दूध में कौन सा वाला एग्जाम्पल फिट बैठेगा बताओ? दूध में कौन सा वाला एग्जाम्पल फिट बैठेगा? ये वाला, क्योंकि दूध तो तुम्हारे घर में अगर 4 लीटर है तो भाई 4 लीटर ही आएगा। पहले 4 लीटर दूध मिल जाता था हमारे को, मान लो 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए का, आज 50-60 रुपए का लीटर हो गया। तो क्या उसी 4 लीटर को पाने के लिए 240 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? क्या वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्लाइनिंग? यस और नो? तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन विद पैसेज ऑफ टाइम, ये मेरा नारा है। और इस नारे को प्रूव करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल, एवरीबडी पहला एग्जाम्पल बोलो, कोई बोलो, बोलो पहला एग्जाम्पल। कवर सुनो मेरी बात। पता है क्या, देखो आज हमारी फर्स्ट क्लास है एंड बहुत सारे बच्चे जानते हैं, उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप मेरे साथ बिल्कुल खुल के बात कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल मारता नहीं हूं, डांटता नहीं हूं, कुछ नहीं करता, ठीक है? घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? जितना फ्री होकर बैठोगे उतना ज्यादा मजा आएगा क्लास के अंदर। क्लियर है? चलो, तो इसी के नीचे दोबारा लिखेंगे, इसी के नीचे दोबारा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस विद पैसेज ऑफ टाइम, value of money decline with passage of time, हाँ जी, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन विद पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू पे मोर, if we need to pay more to get same quantity, if we need to pay more to get same quantity, it means value of money declining. तो याद रखना, आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करने के 2 तरीके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सेम अमाउंट क्वांटिटी डिक्लाइंस। सारे बोलेंगे सेम अमाउंट। 1 एग्जाम्पल, पैसा सेम, क्वांटिटी गिर गई, या फिर मोर अमाउंट टू गेट द, यस। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन इन्फ्लेशन। क्लियर है बच्चे? चलो, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि ये चैप्टर जो है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हमें क्या सिखाएगा? ठीक है ना, ये हमें क्या सिखाएगा और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है ना, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपसे ना इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से और आप मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब आप आंसर देंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? मैं आपको ये कह रहा हूं, आप मुझे ना आज 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, और मैं तुम्हें 1 साल बाद 990 रुपए वापस कर दूंगा। दोगे? जल्दी सारे बोलो फटाफट से। दोगे? 1000 रुपए दे दो, मैं 1 साल बाद कितने दूंगा? 990 रुपए वापस करूंगा। विल यू गिव मी? अच्छा, नहीं दोगे, चलो कोई बात नहीं, चलो 1000 ही ले लेना। दे दोगे? जल्दी बोलो फटाफट से। 1000 रुपए दे दो, 1 साल बाद 1000 रुपए वापस ले लेना। नहीं? अच्छा चलो फिर ठीक है, कन्विंस करूंगा मैं तुम्हारे को। 1010 ले लेना। जल्दी बोलो, कोई देगा? कम ऑन। नहीं? 1050 ले लेना। चलो, नहीं मानोगे? 1100 दे दो। 1100 ले लेना मेरे से।
कितने बच्चे अभी भी मान जाएंगे? फिर मैं आपको ना आपका कैरेक्टर बताऊंगा। हाँ जी, कितने बच्चे मान जाएंगे? 1 2 3 4, 4 बच्चे मान जाएंगे, 5 6 7 8 9 10, 11 बच्चे मान जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब 11 बच्चे हाथ नहीं खड़े करेंगे, ठीक है? सबके बारे में बताना है मुझे। 1200 ले लेना। तुम तैयार हो जाओगी? तुम भी तैयार हो जाओगी? 1 2 3 4 बच्चे तैयार हो जाएंगे, ठीक है? 1300 रुपए सबके सबके हाथ चाहिए मुझे। मैं देखता हूं कौन कहां तक एग्री करता है। तुम्हारे लालचपन का हद देख रहा हूं मैं। 1300 रुपए, कम ऑन यार। 1300 रुपए दूंगा, 1300 रुपए। 1000 रुपए दे दो, 1300 रुपए दूंगा। कौन है? अब जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे कितने पे मानोगे ये बताओ? 1500 रुपए मान जाओगी? पक्की बात है? देख लो, मुकर मत जाना। अच्छा चलो, वेरी गुड। अब बेसिस की बात करते हैं, है ना? 1100 वाले कितने बच्चे थे? 9 बच्चे थे शायद। क्या सोचकर तुमने 1100 पे हाँ भरी थी, ये बताओ? ठीक है, ये कह रहे हैं सर 7% का नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होता है। 10% अगर आप दे रहे हो तो आपने इन्फ्लेशन को तो बीट कर दिया, 3% हमारे को नेट बच भी जाएगा। आपको मालूम है ये कितना परसेंट है? 50%। तूने क्या सोच के 50% रिटर्न मांग रही है, ये बता। क्या दिमाग में आता है कि मैं इससे कम तो नहीं? तेरे खर्चे बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब इस चीज को दिमाग में रख के तूने प्लान करा कि भैया मैं इससे कम तो मेरे बस की नहीं है, तो 50% रिटर्न, ठीक है? अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक चीज जो सब में कॉमन थी, एक चीज जो सब में कॉमन थी, वो ये था कि आप सब लोग मानोगे तो ज्यादा में ही, और ज्यादा में भी इस पे कोई भी नहीं माना था। ज्यादा में भी रिस्पेक्टेबल ज्यादा, यानी कि दो चीजें थी आपके अंदर सब में। बताओ पहला क्या? कि आप सब लोग 1000 रुपए देने को तैयार तो थे। चलो इस बात का शुक्र है कई किसी बच्चे ने ये नहीं बोला भाई दूंगा ही नहीं। कम से कम ये चीज मेरे को बड़ी संतुष्टि है। अब मैं आपको ना यहां पर थोड़ा सा डिफाइन करता हूं इन सब चीजों को, कि हमारा जो रिटर्न होता है ना, उसका बेसिस क्या होता है। आपको कितना रिटर्न चाहिए होता है उसका बेसिस बताता हूं। याद रखना, हर आदमी का जो रिटर्न का बेसिस है ना, वो 2 कंपोनेंट से बना है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स जिसको मिक्स कर कर हमारा एक बेस तैयार हो जाता है कि हम लोगों को कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है ना? और वो बेसिस क्या है, ध्यान से सुनना। एक तो है इन्फ्लेशन रेट, लेकिन हम इसको इन्फ्लेशन रेट कभी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिस्क फ्री रिटर्न। कम ऑन, क्या बोलेंगे इसको? आप ऐसे बोलो कि अगर बैंक 6% दे रहा है तो 6 से नीचे तो मैं किसी को नहीं दूंगा। या अगर टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर मान लो हमारे को 5% या 6% दे रहा है तो इससे नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। कम ऑन, क्या वो तो रिस्क फ्री हो गया? कम ऑन। तो इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, हूएवर इज गोइंग टू लेंड मी, क्या वो रिस्क फ्री से तो ऊपर ही एक्सपेक्ट करेगा? कम ऑन। और जो रिस्क फ्री रेट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेशन को बीट करता है, वो बाय डिफॉल्ट। तो हम ये मान के चलते हैं कि रिस्क फ्री रिटर्न एटलीस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न तो नलीफाई कर देगा। इसके अलावा जो आप मुझसे मांग रहे हो ना, उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। कम ऑन, क्या बोलते हैं? क्योंकि मुझे पैसा देना, क्या यू आर टेकिंग अ रिस्क? कम ऑन, अगर आप किसी भी बंदे को पैसा दे रहे हो, आर यू टेकिंग रिस्क? यस और नो? एंड फॉर दैट रिस्क वी नीड प्रीमियम। सारे बोलेंगे फॉर दैट रिस्क वी नीड। तो वो प्रीमियम इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है ना? अगर मैं ये बोलूं कि रिस्क फ्री रिटर्न 7% है, तो इसके अलावा आप जो भी मांग रहे हो, क्या वो रिस्क प्रीमियम है? वो सारा क्या है? रिस्क प्रीमियम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, ध्यान से सुनना जरा। आपके हिसाब से जब ये डिसाइड किया जाएगा कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, रीजनेबली बात करेंगे हम,
तो कौन सी चीज वेरी करेगी? रिस्क फ्री वेरी करेगा या प्रीमियम वेरी करेगा? कम ऑन, क्या चीज वेरी करेगी? प्रीमियम वेरी करेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूं मिस्टर एक्स, एक तरफ मिस्टर एक्स है जो एक अननोन आदमी है, ठीक है, और एक मिस्टर वाई है जो आपके लिए नोन है, क्या आप दोनों से सेम रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? ये अननोन है और ये नोन है, बताओ क्या आप दोनों से सेम रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे या एक से कम एक से ज्यादा? आर यू श्योर? किससे कम किससे ज्यादा? नोन वाले से इसमें कम, यानी कि इसमें आप कह रहे हो लेट्स से 7%। अच्छा 7 से नीचे तो किसी से भी नहीं भाई, 7 तो मिनिमम है ही है, मान के चल रहे हैं। रिस्क फ्री रेट कितना है? आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? तो अब इसके अंदर जो एक कंपोनेंट ऐड होना है वो कौन सा है बेटा? सारे बोलेंगे कौन सा कंपोनेंट है वो? प्रीमियम का कंपोनेंट है। सारे बोलेंगे कौन सा कंपोनेंट है? प्रीमियम का कंपोनेंट है। और वो प्रीमियम वहां ज्यादा होगा जहां पर रिस्क ज्यादा होगा। कम ऑन यार, जहां पर अगर आप कह रहे हो कि अननोन आदमी में रिस्क ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप इसको बोलो कि भैया हम 12% प्रीमियम लेंगे, तो इससे मैं कितना मांगूंगा? और नोन वाले से हो सकता है मैं बोलूं कि भैया मुझे 6% का प्रीमियम दे दे, तो इससे मैं कितना मांगूंगा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए हमें रिटर्न समझनी बहुत जरूरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तभी समझ आएगा जब हमें क्या समझ आएगा? रिटर्न समझ आएगा। जब तक आपको रिटर्न नहीं मालूम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ ही नहीं आ सकता। तो मेरा क्वेश्चन है, रिटर्न 2 कंपोनेंट से बनता है। पहला, सारे बोलेंगे रिटर्न 2 कंपोनेंट से बनता है। पहला रिस्क फ्री रेट और दूसरा रिस्क प्रीमियम। सारे बोलेंगे रिस्क फ्री रेट और रिस्क, इन दोनों कंपोनेंट को जोड़कर बनता है हमारा रिटर्न्स। कम ऑन, क्या बनता है हमारा? रिटर्न्स बनती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिटर्न वर्ड क्लियर हो गया हमें? रिटर्न वर्ड समझ आ गया? आर यू श्योर? ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैं उल्टा करके पूछूंगा, उल्टा पूछूंगा, ठीक है ना? अब देखना आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ आएगा। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बातें करेंगे, लॉजिक समझना मेरी बात का। आई विल पे यू 1500 रुपए आफ्टर 1 ईयर। मैं अब उल्टा कर रहा हूं। अभी तक तो मैंने बोला था मैं पहले मुझे दे दो फिर तुम कितना मांगोगे, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आई विल पे यू कितना, यू विल पे मी टुडे। बताओ कितना देने को तैयार हो, ये बता दो। हाउ मच यू विल रेडी टू पे मी टुडे? आई विल पे यू 1500, दिस इज फिक्स। बट 1500 उसी को मिलेगा जो आज मेरे में इन्वेस्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूं? इस बार मैंने क्या फिक्स कर दिया? व्हाट आई विल पे यू मैंने फिक्स कर दिया। बताओ मैं आपको क्या दूंगा? कम ऑन यार, मैं आपको क्या दूंगा? 1500 रुपए दूंगा। ये मैं लिखत में दूंगा आपको, ठीक है ना? मैं आपको लिख कर दूंगा कि मैं आपको 1500 रुपए देने को तैयार हूं 1 साल बाद। बट उसके लिए आज आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे कितना देने को तैयार हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। सिचुएशन नंबर 1, 1600 दोगे? 1600 दोगे? 1600? 1500 दोगे? 1500 दोगे? 1500 देगी छोटी वाली? 1500 दे देगी मेरे को 1500 लेने के लिए? है दे? तू पहले आ गया, इधर आ मेरा बच्चा, यहां बैठ। मेरे को दिख ही नहीं रही, आगे वाली सीट पे आ जा। कहां से आए हो बेटा आप? आ जाओ ना। मैं शक्ल से डरावना तो नहीं हूं ना? है नहीं ना? ठीक है। तो आप मेरे को एक आप बताओ, 1500 में अगर आपको दूंगा तो आप मुझे आज कितना दोगे? कितना देने को तैयार हो? जो आपके मन में आता है बोल दो। 1000? ठीक है। मतलब 1500 पाने के लिए आप मुझे 1500 तो नहीं दोगे ना? 1400? नहीं? 1300 दे दोगी? मतलब कम दोगी। इन शॉर्ट 1500 पाने के लिए आज आप मुझे जो भी दोगे वो 1500 से, कम ऑन यार, 1500 से, ये तो कंफर्म होता है?
अब वो कितना कम होगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे लालचपन पे। कम ऑन यार, जिसकी डिजायर ज्यादा, सारे बोलेंगे जिसकी डिजायर, क्या वो मुझे कम देगा? जो ज्यादा डिजायरियस है, जिसकी भूख बहुत है, जिसके सपने बहुत है वो मुझे क्या यहां पर 1500 पाने के लिए क्या कम से कम ऑफर करेगा? और जो रीजनेबल पर्सन होगा, क्या वो 1500 पाने के लिए क्या मुझे ठीक अमाउंट ऑफर कर देगा? कम ऑन यार। तो एक ना रूल बनेगा अब यहां पर, रूल बताना सबने, रूल ऑफ द गेम। सुनिएगा ध्यान से, आपको अब टेक्निकल वर्ड मैं देने जा रहा हूं, आप सबने मेरे साथ वो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करना है। 1500 पाने के लिए आई विल पे यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1500। आपने आज के बाद ये लाइन बोलनी है। 1500 पाने के लिए इन फ्यूचर यू विल पे मी क्या? ये लाइन आती है? कम ऑन यार, आप मुझे जो भी दोगे उसका नाम क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू। सारे बोलेंगे उसका नाम क्या होगा? 1500 पाने के लिए आप मुझे जो भी दोगे उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। कम ऑन, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? कम ऑन। और जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी क्या वो 1500 से कम ही आएगी? आर यू श्योर? 1500 से वो कम ही आएगी। क्या ये श्योर शॉट है? अग्री करते हो मेरे साथ? बोलो बेटा। वेरी गुड। तो आप ध्यान से सुनेंगे। 1500 पाने के लिए वट एवर यू विल पे मी, वट एवर यू विल पे मी, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज, और ये प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड करेगी तुम्हारी डिजायर पे। प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? अच्छा, सबका आंसर सेम आएगा प्रेजेंट वैल्यू या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। जिसकी डिजायर ज्यादा उसकी वैल्यू, और जिसकी डिजायर उसकी वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन। आपने नोटिस नहीं करा, जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने क्या बोला था? 1000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें फ्यूचर में कुछ दूंगा। तो ये था फ्यूचर वैल्यू। ये क्या था? और अभी मैंने उल्टा बोला, 1500 दूंगा, आज क्या दोगे? प्रेजेंट वैल्यू ना। टाइम, टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? प्रेजेंट और पास्ट तो होता ही नहीं कुछ। कम ऑन यार, टाइम क्या है? प्रेजेंट है या? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टाइम वैल्यू में क्या सीखना है हमें? अब समझ आ गया या नहीं? और दोनों चीजें क्या डिजायर्ड रिटर्न पे डिपेंड करेंगी। मेरा फ्यूचर भी डिपेंड, मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए डिपेंड्स अपॉन माई, मैं प्रेजेंट में कितना इन्वेस्ट करूंगा दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन माई डिजायर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और डिजायर्ड रिटर्न दो कंपोनेंट से बनी है, बताओ कौन कौन से? रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिस्क, ये दोनों कंपोनेंट जुड़ जाएं तो क्या हमें हमारी डिजायर्ड रिटर्न समझ आएगी? यस और नो? कम ऑन। तो मेरा क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में मुझे दो चीजें सिखानी है। पहला, हाउ टू फाइंड आउट एंड हाउ टू फाइंड आउट। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया? लेकिन ये दोनों चीजें निकालने के लिए एक चीज मुझे क्वेश्चन में देनी पड़ेगी, बताओ क्या? डिजायर्ड रिटर्न। क्या देनी पड़ेगी? अभी तो मैं डिजायर्ड रिटर्न दे दूंगा, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में मैं आपको डिजायर्ड रिटर्न निकालने सिखाऊंगा। समझ आ गया? अभी तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर डिजायर्ड रिटर्न गिवन होगी, ठीक है? लेकिन जब हम आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो डिजायर्ड रिटर्न भी आप खुद से निकालोगे। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो मेरे बच्चों। तो कौन बताएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के अंदर मुझे क्या सीखना है? हाउ टू फाइंड आउट। वेरी गुड। तो लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर। हाँ जी, इन दिस चैप्टर
we will learn in this chapter we will learn how to find out present value and how to find out present value and future value of money. इसी में एक लाइन ऐड करनी है आपने. In order to find out present and future value, in order to find out present and future value, in order to find out present and future value, we should know desired returns. We should know desired return. आपको desired return पता होनी चाहिए, ध्यान रखना. मैं रिपीट करूंगा, आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? यस, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर डिजायर्ड रिटर्न. ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर है नहीं? वंस आई गेट टू नो अबाउट माई डिजायर्ड रिटर्न, वंस आई गेट टू नो अबाउट माई, आई कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, आई कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू. चलिए अब ना एक काम करेंगे हम लोग. आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे आज हम. तो ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी. अच्छा, अब ना इसके ना मैं आपको दो तरीके बताऊंगा. ठीक है, आपने ध्यान से देखना. देखिए बचपन में ना हम लोगों ने मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे. अब ये बचपन बहुत छोटा वाला बचपन है, ऐसा मत समझना मेरे पास तो मैथ्स नहीं था तो मुझे तो याद भी नहीं है. ये फॉर्मूला आपने तब पढ़ा था जब आपने 7th 8th में थे. तब सबके पास मैथ्स था, आई नो, था ना? ठीक है, इधर देखो जरा. ये फॉर्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन. ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? बोलो. वे पी वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट. कम ऑन, पी क्या था? आई क्या था? इंटरेस्ट रेट. एन क्या था? number of years for which you are investing, and FV was the future value. ऐसा ही होता था. बोलो बेटा. तो अगर मैं आपको ये कहूं, अच्छा इस फॉर्मूले की कुछ खास बातें थी जो शायद आप भूल चुके होगे, तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूं. लिखिए जरा. P is equal to principal amount, I is rate of interest, N is number of years. N is number of years. अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग है बेटा. आपको मालूम है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये जो फॉर्मूला बनाया गया था, इसमें क्या होती है? कंपाउंडिंग होती है. अच्छा, डू यू नो व्हाट इज कंपाउंडिंग? सुना तो है, मालूम है होता क्या है? बताओ क्या होता है? हाँ, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. यानी कि जब आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. क्लियर है नहीं? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. सिंपल वाला कोई कॉन्सेप्ट हमारे कोर्स में ही नहीं है. क्लियर है बेटा? ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते थे. कम ऑन, जब हम, तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो बच्चा कहता है बड़ा सिंपल है सर, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन कर दो. मतलब उसको नीचे ले आओ. कम ऑन, सिंपल है ना भाई? ये चीज अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो मेरे पास ये आ जाएगा.
आवाज मारो फटाफट से। तो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू जब भी मैं पूछूंगा, सारे बोलेंगे जब भी मैं क्या पूछूंगा, तो आपने क्या लिखना है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। क्लियर है? डन। लेकिन अब फाइनेंस में, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, ये तो मैथमेटिक्स है। फाइनेंस में ना इसी चीज को ये लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। फाइनेंस में इन्होंने कहा अपने बच्चों से पूछो कि ये जो चीज है ऐसे लिख दूं, चलेगा? लिख सकते हैं? आर यू श्योर? क्या करा मैंने, बस सेपरेट कर दिया। डन। अब इन्होंने पता है क्या किया, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको इन्होंने एक नाम दे दिया, पीवीएफ। सारे बोलेंगे क्या नाम दिया? एन एंड आर। एन एंड आर लिख लो, बताऊंगा सब कुछ अभी क्या होता है ये। मतलब फाइनेंस में आप इसी फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे बेटा? कमॉन कमॉन, कैसे लिखेंगे? एफ पी इंटू पीवीएफ विद एन एंड आर, ये गिवन होगा। अभी समझाऊंगा एक एक पॉइंट क्या होता है, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए मैंने क्या बोला। इधर देखेंगे जरा सारे, मैं उसी वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा जहां पर मैंने आपको ऑफर किया था दैट आई विल गिव यू 1500 रुपए आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आई विल गिव यू 1500 रुपए आफ्टर, एंड आई आस्क यू वन थिंग, बताओ आप मुझे आज कितना देने को तैयार हो? तो हम सब ने यहां पे कंक्लूजन क्या निकाला था? कम ऑन, आई विल पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1500। क्या यही लाइन बोलेंगे हम? सारे बोलेंगे आई विल पे। मैं 1500 पाने के लिए 1500 नहीं दूंगा, 1500 पाने के लिए मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1500 दूंगा। क्या ये लाइन बोलनी आ रही है मुझे? देखो एक बात याद रखना, जब आपको बोलना आएगा तो आपको लिखना आएगा। पहले क्या सीखा था आपने बचपन में? ए लिखना सिखाया था या पहले एबीसी पढ़नी सिखाई थी? है ना? और एबीसी तो आपको पता है बच्चा ना जब अभी पैदा ही होता है ना, 1 साल बाद ही मम्मी शुरू कर देती है, ए होता है ना। तो इसलिए पहले हमें क्या सीखना है? बोलना सीखना बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना इसमें प्रोसेस है ये, ठीक है? तो चलो मैं एक सवाल पूछूंगा, 1500 पाने के लिए आज आप कितना दोगे? कम ऑन यार, 1500 पाने के लिए कितना दोगे? वेरी गुड। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1500 निकालने का फॉर्मूला क्या 1500 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होता है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में। और फाइनेंस में इसी का फॉर्मूला क्या होता है? एन एंड आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या दोनों प्रेजेंट करने आ गए हमें? बोलो मेरे बच्चे, मैथमेटिक्स में बचपन में हमें यह सिखाया गया था, आज हमें यह सिखाया गया। क्या समझ आ गया या नहीं? और दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब बच्चा कहता है सर ये बताओ इसमें आई कौन है और एन कौन है? यहां पे आई और आर कुछ भी लिख लेना, ठीक है ना? आई लिख लेना बेशक से। क्लियर है? अब कौन बताएगा एन क्या है यहां पे? एनीबॉडी कैन गेस एन? ठीक है, तो ये 1500 में आपको कब ऑफर कर रहा हूं? आज से 1 साल बाद। सारे बोलेंगे 1500 में कब ऑफर कर रहा हूं? आफ्टर। तो क्या एन को 1 बोल दें? सारे बोलेंगे एन को क्या बोल सकते हैं हम? बिल्कुल मजे नहीं आए। एन को क्या बोल सकते हैं? एन को क्या बोल सकते हैं? आर यू श्योर? व्हाट इज एन ओवर हियर? अच्छा, 1500 में 2 साल बाद दूंगा तो एन, 1500 10 साल बाद दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? तो एन इज समथिंग व्हेन दैट फ्यूचर वैल्यू विल बी ड्यू। अगर वो 10 साल बाद ड्यू है तो एन 10 है, 5 साल बाद ड्यू है तो एन 5 है, 1 साल बाद ड्यू है तो एन। डन? ठीक है। व्हाट अबाउट आर? आर मेरी भूख है। कम ऑन, आर मेरी डिजायर्ड रिटर्न।
बताओ, मेरे को ज्यादा भूख है तो मेरी डिजायर्ड रिटर्न भी, मेरे को कम भूख है तो मेरी डिजायर्ड रिटर्न भी, कम ऑन, लेट अस टेक वन रीजनेबल रेट, 15%, 12-15% बहुत रीजनेबल है। चलो, सो लेट अस पिक एज इफ दिस इज 12%। और यहां पर भी अगर हम फिगर्स को भरना चाहेंगे, क्या सबको समझ आ गया या नहीं? बोलो। तो क्योंकि अभी आपको ये वाला तो सॉल्व करना आता नहीं है, तो आप ना मेरे को ये सॉल्व करके दो अपने कैलकुलेटर से या फिर अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल कैलकुलेटर से मुझे ये सॉल्व करके दिखाइए। हाँ जी, कौन बताएगा आंसर कितना आया बेटा? 1339। सबका सेम आया? सबका सेम आया? तो मुझे ना एक्चुअली में कुछ प्रूव करना है आपको, देखते हैं जरा क्या। 1339 सबका आंसर आया? पहले इसका इंटरप्रिटेशन दो। 1500 पाने के लिए आई विल इन्वेस्ट 1339 इफ माई डिजायर्ड रिटर्न इज, पूरी लाइन बोलनी आ गई? एक बार दोबारा से सारे बोलेंगे, पूरी लाइन बोलनी है। 1500 पाने के लिए आई विल इन्वेस्ट 1339 अगर डिजायर्ड रिटर्न मेरी कितनी है? कम ऑन यार, मेरी डिजायर्ड रिटर्न कितनी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? कम ऑन। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कम ऑन, क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। अब मेरा अगला क्वेश्चन दोबारा से सुनेंगे। अगर मैं यहां पर, हाँ जी, अगर मैं यहां पर सेम क्वेश्चन और इफ आई से माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, मतलब मेरी डिजायर 20% है। सारे बोलेंगे मेरी डिजायर कितनी है ना? यू कैन टेल मी। हाँ जी, कौन बताएगा? अभी मुझे बोल दो। आई 20% है। आई कितना है मेरा? आपने सोच के बताना है। क्या 20% अगर मेरा रिटर्न है तो मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? तो आज मैं जो इन्वेस्ट करूंगा, क्या वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1500 रुपए होगा? बताओ, ये कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। कारण जितना मेरी डिजायर ज्यादा उतना आई विल पे लेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? जितना मेरी डिजायर, क्या उतना मैं कम पे करूंगा, याद रखना। तो मेरा क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1 2, वेरी गुड। तो कौन मुझे बताएगा फाइनली अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जिन लोगों की डिजायर्ड रिटर्न थी 12%, दे वर रेडी टू पे 1339। जिनकी डिजायर्ड रिटर्न कितनी थी? तो दे वर रेडी टू पे 1250। क्या जिनकी रिटर्न 30 होगी और कम? तो क्या मैं यहां पे एक रिलेशन बना सकता हूं? क्या रिलेशन बना? हायर द डिजायर्ड रिटर्न, क्या लेसर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू? कंक्लूजन। बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाएंगे सारे। हाँ जी, बॉक्स बनाना है और लिखना है कंक्लूजन।
लिखो, फ्रॉम अबव इट इज कंक्लूडेड दैट higher the desired return, higher the desired return, lower will be the present value. ठीक है जी, यानी कि इनमें इनवर्स रिलेशन होता है बेटा. हाँ जी, इनमें रिलेशन कैसा होता है, जितना मेरा डिजायर्ड रिटर्न हाई होगा उतनी मेरी प्रेजेंट वैल्यू लो होगी. ये ध्यान रखना है आपने. क्या सबको क्लियर है या नहीं? देखिए एमसीक्यू पेपर में ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना. तो ये रटने से बेटर होता है, प्रैक्टिकली समझो, रीजन समझो, अपने आप लर्न हो गया. क्या सबको क्लियर है? अच्छा, आपने क्या सीखा? हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. सारे बोलेंगे हाउ टू कैलकुलेट. अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ अभी. द रीजन बीइंग इज कि ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज आपको नेक्स्ट क्लास में ना यू नीड टू कम अलोंग विद वन कैलकुलेटर. ठीक है ना. ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन. कैलकुलेटर पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं आपको बताता हूं. जैसे अभी तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा सिंगल अमाउंट का, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ऑफर करूं कि मैं आपको हर साल 1500 दूंगा फॉर 5 years. 5 साल के लिए लगातार आप मेरे से 1500 रुपए ले लेना. उसके लिए बताओ आज आप मुझे कितना पे करोगे. तो इसको बोलते हैं एन्युइटी. कमान, क्या बोलते हैं? तो इसको भी सीखना है हमें. इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी. कमान, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ. अच्छा, एक होता है परपीचुअटी. परपीचुअटी में होता है कि मैं आपको ये बोलूंगा 1500 रुपए पूरी जिंदगी दूंगा. हर साल 1500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे आजीवन, लाइफ लॉन्ग. तो उसको वो क्या बोलते हैं? परपीचुअटी. उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो भी हमें सीखनी है. तो जो मैंने सिखाया वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट था. कमॉन, क्या था? अभी हमें क्या सीखना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअटी. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? फिर हमें क्या सीखना है? फ्यूचर वैल्यू. कमॉन, क्या सीखना है? बट ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हमारे पास क्या होगा? कैलकुलेटर. अब कैलकुलेटर कौन सा होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं. कैलकुलेटर वो लेना जिसमें जीटी का फंक्शन होगा. कौन सा फंक्शन होगा? जीटी बोले तो ग्रॉस टोटल. जीटी बोले तो, ठीक है, एम प्लस एम माइनस MRC, ये तो सब में होते ही हैं. ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? एम प्लस एम माइनस MRC कैलकुलेटर में. हाँ, मेमोरी में डालो, मेमोरी में माइनस करो, मेमोरी को रिकलेक्ट करो, रिकॉल करना. समझ आ गया? तो ये फीचर्स मुझे चाहिए आपके कैलकुलेटर पे. घर में ढूंढ लेना, अगर होगा बहुत अच्छी बात है. अच्छा, मार्केट से खरीदोगे तो आपको चेक करने का तरीका बता देता हूं. चेक करने का तरीका बता देता हूं. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मत लेना, पहले बता रहा हूं, पैसे बर्बाद. ठीक है. क्या करना है? जिनके पास है लाए हैं वो चेक कर लो ऐसा है या नहीं. लिख लो, ये सब चीजें चेक करनी है वहां पे, पैसे खराब हो जाएंगे नहीं तो. आपने क्या करना है? जैसे ही आप मार्केट में गए आपने कैलकुलेटर मांगा, आपने कहा भैया चेक करो, हम चेक करेंगे असली है नकली. आपने उस पर लिखना है 1. जिनके पास है लिखो 1. फिर आपने डिवाइड का बटन दबाना है. फिर आपने इक्वल टू का बटन दबाना है. अब देखो, जिनकी स्क्रीन पे 0.909 आ रहा है वो असली है, जिनकी स्क्रीन पे 1 आ रहा है वो नकली है. कितने लोगों की स्क्रीन में 0.909 आया? कुछ 1 ही आया ना. कितने बच्चों की स्क्रीन पे 1 ही आ रहा है? जिनकी बच्चों की स्क्रीन पे 1 ही आ रहा है घबराओ मत, एक इक्वल टू और दबा दो. अभी 1 आ रहा है, इसको तो कूड़े में फेंक दो. एक सेकेंड, सही आ रहा है वो. दोबारा देखो, 1.10 डिवाइड इक्वल टू, मैंने गलत लिखा था. हाँ अब सही. मैंने गलत लिखा. 1.10
डिवाइड इक्वल टू, अब क्या आ रहा है? जिनका आ रहा है असली है, 1 नहीं करना, 1 डिवाइड तो 1 ही होता है, वो सही आ रहा था लल्लू। हाँ जी, क्या लिखोगे खरीदते समय, क्या लिखोगे? अब जिनके पास कैलकुलेटर है, ये आ रहा है आपके पास, मुबारक हो, पैसे बच गए। ठीक है बेटा, तो ये कैलकुलेट। अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे फोन से काम चला लेंगे हम, नहीं चलेगा, पैसे नहीं बचाने। ठीक है बेटा, और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में आई विल बी रिक्वायरिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो प्लीज एंश्योर करेंगे दिस कैल्सी विद यू होना चाहिए, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ खत्म कर सको। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी समय हुआ है 2:43, तो आपको 15 मिनट का ब्रेक दे दें? दे दें? नहीं, चलो ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है आपके पास, मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। ओके बेटा।